स्वागत है बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने नमक के दरोगा के पाठ के बारे में पढ़ा, उसका प्रश्नोत्तर जाना और सारांश भी हमने देखा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ मियाँ नसीरुद्दीन जी का, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। तो ये जो मियाँ नसीरुद्दीन जी वाला पाठ है, इस पाठ में आप देखेंगे कि मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में लेखिका ने बताया है। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो किसी आपको लगेगा कि ये जीवनी है, तो ये जीवनी ना हो करके ये संस्मरण है। तो संस्मरण, जीवनी और आत्मकथा तीनों अलग अलग बातें होती हैं और तीनों के बारे में एक एक करके हम जानते हैं पहले कि ये बातें होती क्या है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पाठ में शीर्षक दिया गया है तो किस उद्देश्य से शीर्षक दिया गया है ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको, और इसके साथ साथ उसका दूसरा शीर्षक भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। तो पहले हम बताते हैं आपको कि आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा खुद के बारे में खुद की बातें होती हैं और खुद की बातें जो है वह अपने जीवन की जो भी घटनाएं हैं उन सब को आप एक क्रम से दिखाते हुए लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं, वो आत्मकथा होती है। जीवनी, हम किसी दूसरे की ही आत्मकथा को हम जब लिखते हैं, किसी दूसरे के ऊपर जो बातें हम जो उसके जीवन की घटनाओं को लिखते हैं वो जीवनी में आएगा। लेकिन संस्मरण वो होता है जिसको हम खुद अपनी आँखों से देखे हों और वो घटना किसी और की हो। मतलब ये कि हम प्रत्यक्ष गवाह हों और उस गवाह के रूप में हम वहाँ थे और उस बात को जब हम लिखित रूप में कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमारा संस्मरण कहलाता है। तो तीनों बातों को आपको समझ में आ गया होगा। तो ये संस्मरण है, ये मियाँ नसीरुद्दीन जी का जो भी व्यक्तित्व था, जिसको कृष्णा सोबती जो थी वह स्वयं ही अनुभव की थी। उनकी जो बात करने की शैली थी, उनका जो व्यक्तित्व था, लोगों के साथ व्यवहार था, वो कैसा था उसको उन्होंने खुद ही अनुभव किया था और उसी अनुभव को उन्होंने लिखित रूप में एक कहानी का आकार दिया, एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले हम कृष्णा सोबती जी के परिचय को जानते हैं कि क्या कैसे उनके बारे में क्या बातें हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ किया है, थोड़ा सा जानते हुए फिर पाठ की तरफ हम चलते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, और इस समय वह पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब कहते हैं। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है इनका। डार से बिछुड़ी मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, हम हसमत। ये हम हसमत जो है आपका मियाँ नसीरुद्दीन जी वाला जो पाठ है, इसी ये एक संग्रह है, उसी में मियाँ नसीरुद्दीन जी का पाठ, मियाँ नसीरुद्दीन जी वाला पाठ संकलित है, वहीं से लिया गया है हम हसमत शब्दों के आलोक में। और ये संस्मरण है। प्रमुख सम्मान इनको जो मिला है साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले हैं। इनकी मृत्यु 2019 में हुई थी। और ये कृष्णा सोबती जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। अब चलते हैं पाठ की तरफ। हम पहले हम संस्मरण के बारे में बताएंगे कि संस्मरण के बारे में थोड़ा सा कृष्णा सोबती जी का क्या स्थान रहा है, वो कैसे लिखने में कितना माहिर थी। तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। मतलब ये कई लोगों के बारे में संस्मरण लिख चुकी हैं, जिसमें से जिनके बारे में ये लिखी हैं उनको इन्होंने हम हसमत नाम दिया है। और उसी में मियाँ नसीरुद्दीन जी वाला जो पाठ है वह भी उसी में संकलित है। और
जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का एक सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इसके बाद ये जो मियां नसीरुद्दीन जी वाला पाठ, हाँ, इनकी थोड़ी सी जो शैली है वो जान लेते हैं। संस्कृत निष्ठ तत्समता मतलब शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया है इन्होंने। उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली मतलब पंजाबी जो कुछ वहाँ के शब्द भी इन्होंने पंजाब क्षेत्र के जो पंजाबी शब्द हैं उनको भी शामिल किया है। ये सब उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया है। ऐसे शब्दों को इन्होंने समाहित किया है उसमें। फिर मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र। अब शब्द चित्र क्या होता है ये? तो शब्द चित्र मतलब ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी शब्दों के माध्यम से कि आपको लगेगा कि सच में ये ऐसे ही हुआ है। चित्र ना हो करके शब्दों के माध्यम से ही बातें बताई जाएंगी। और इसके बाद ये हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें ख़ानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन, ये ख़ानदानी नानबाई का मतलब ये कि ये इनके पूर्वज जो थे कार्य करते थे रोटी बनाने का, और ये वही कार्य इन्होंने भी अपना लिया। इन्होंने भी वही कार्य शुरू कर दिया करना। व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला, मतलब ये कि इनके अंदर एक अद्भुत कला थी रोटी बनाने की। तरह तरह की रोटियां बनाने में ये बहुत ज़्यादा पारंगत थे और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। मतलब ये कि इन्होंने जो पेशा किया था, जो इनका व्यवसाय था, इसको यह सम्मान पूर्वक देखते थे। इसको सम्मान की नज़र से देखते थे कि इनकी एक कला, इनका एक कौशल है। कभी भी वह घृणा की नज़र से नहीं देखते थे, परेशान नहीं होते थे। और सीखने को असली हुनर कहते हैं, मानते हैं। मतलब ये इनका ये मानना है कि समय के साथ हम चीज़ें सीखते जाते हैं और हमें सीखते रहना चाहिए। तो अब आपको ये संस्मरण के बारे में हम देखिए बताए हैं, लिखा भी गया है। वह गद्य रचना है, संस्मरण वह गद्य रचना है जिसमें लेखक अपने देखे सुने और भोगे हुए अनुभवों, मतलब उन्होंने क्या अनुभव किया है, उनके साथ वो घटित हुआ है, घटनाओं और व्यक्तियों को याद करके लिखता है। मतलब जैसा उन्होंने देखा था, प्रत्यक्ष प्रमाण वो खुद होते हैं और उसको वो लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। संस्मरण आत्मकथा से थोड़ा अलग होता है। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा पूरे जीवन का क्रमबद्ध लेखन होती है, मतलब एक शुरू से लेकर के अंत तक। और संस्मरण केवल कुछ खास घटनाओं, व्यक्तियों या अनुभवों पर केंद्रित होता है। मतलब किसी व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है और आपने उसको अनुभव किया है, तो वो संस्मरण में हम उसको लिख सकते हैं। ये संस्मरण होता है। तो आपको संस्मरण और आत्मकथा दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों क्या हैं। अब आगे चलते हैं मियां नसीरुद्दीन जी का। यहाँ आप देखेंगे पिछले वीडियो से थोड़ा अलग है ये। यहाँ पर हम आपकी पाठ्य पुस्तक की पंक्तियों को लेकर के आए हैं। पाठ्य पुस्तक की पंक्तियाँ ऊपर लिखी गई हैं और फिर उनका अपने शब्दों में हम कैसे वर्णन करते हैं वह भी उसको हम नीचे यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहले आप पाठ्य पुस्तक की जो पंक्तियाँ हैं उनको देखिएगा, ये एग्जैक्ट वही हैं और उसकी फिर व्याख्या नीचे दी गई है। साहबों, ये लेखिका कहती है, उस समय के दृश्य को बताती हैं। शुरुआत ऐसे करती हैं जिससे यह लगे कि वाकई में ये जो संस्मरण उन्होंने लिखा है, ये पढ़ने वाले को बिल्कुल भी आभास ना हो कि वहाँ पर लेखिका मौजूद नहीं थी, और पढ़ते समय जो पाठक है उसको यह पूर्ण तरीके से आभास हो जाए, उसके सामने वैसा ही चित्र बन जाए जैसा कि लेखिका ने अनुभव किया है। इसीलिए शुरुआत इसकी कुछ ऐसे हुई है। क्या? साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति
साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कहती है कि अगर उस दिन हम वहाँ से ना जाते तो हमें ये पता ही ना चलता। आज के समय में दिल्ली का जो माहौल है, ये दिल्ली की कुछ बातें हैं, जो माहौल है वह राजनीति से पूर्ण तरीके से, राजनीति और साहित्य दो ही माहौल चल रहा है। हमें पता ही ना चलता कि इन दोनों के बीच में कोई एक अधिक कुशल व्यक्ति, कोई नानबाइयों का मसीहा कहा जाने वाला भी मौजूद है, उसको हम जान ना पाते। क्या हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़या मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके, मतलब रोटियां बनती थी उनके यहाँ, तो रोटियों को बनाने से पहले आटे को जो गूंथा जाता है उसकी आवाज़ आ रही थी। तो लेखिका को लगा कि ये अचानक से ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो आगे उसी में सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। लेखिका को लगा कि सिवई बनने की तैयारी हुई, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। तो उसे पता चला कि हम यहाँ किसी राजनीति के गर्मा गर्म माहौल के चलते हुए ऐसे किसी चौराहे पर नहीं, हम साहित्य सम्मेलन में नहीं, अपितु हम एक दुकान पर खड़े हैं जो कि नानबाइयों के मसीहा नाम से प्रसिद्ध मियां नसीरुद्दीन जी की दुकान है। क्या ये जब हम इसको अपने शब्दों में बताएंगे थोड़ा सा, तो व्यवस्थित तरीके से हमें बताना होता है, शब्दों का चयन ठीक तरीके से करना होता है। तो उसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा? लेखिका कहती है कि एक और जहाँ दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के हुनरमंद व प्रतिभाशाली लोग रहते हों, वहीं दूसरी ओर इसी दिल्ली में एक खानदानी व हुनरमंद नानबाई 56 किस्म की तंदूर रोटी बनाने में निपुण व्यक्ति, मतलब ये नानबाई हुनरमंद, नानबाई मतलब जो तरह तरह की रोटियां हम कह सकते हैं। यहाँ पर 56 किस्म थोड़ा सा अतिसंयोक्ति होगी, ये तरह तरह की और ज़्यादा प्रसिद्ध तरीके से बनाने की कला, जिसमें नसीरुद्दीन भी रहते हैं। मियां नसीरुद्दीन को अपने खानदान व खानदानी पेशे पर बहुत नाज है, मतलब बहुत गर्व है। वह गर्व से कहते हैं कि हमने जो कार्य किया है, हम जो कार्य अपना चुके हैं, जो हमारा पेशा है, ये हमारे लिए सम्मानजनक है और हम इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि यही हमें सम्मान दिला रहा है। और वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, अपने कार्य को पूरा नियमबद्ध तरीके से करते हैं। यहाँ ये नहीं कि लापरवाही तरीके, केवल फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं निभाते हैं। आगे लेखिका कहती है कि जब वो एक दिन दोपहर के वक्त जामा मस्जिद के आड़ा पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ से गुजरी, तो वहाँ एक अंधेरी व छोटी सी दुकान पर आटे का ढेर संते देख लेखिका ने सोचा शायद दुकान में सिवई, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध व्यंजन है, इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो सिवैयाँ बनाने की तैयारी चल रही है। मगर पूछने पर पता चला कि यह दुकान तो खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार के नान बनाने के लिए मशहूर हैं। मतलब 56 प्रकार की रोटियां, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए यह मशहूर हैं। ये उनके अंदर एक कुशलता थी, ये उनका कौशल था कि वह इतना ज़्यादा पारंगत थे तरह तरह की रोटियों को बनाने में। आगे चलते हैं। अगला अनुच्छेद, हमने जो अंदर झांका। लेखिका उत्सुकता बस अंदर जाकर के देखी, क्योंकि हर किसी के मन में उत्सुकता होती है कि भाई यहाँ भीड़ लगी है तो क्यों लगी है, क्या कारण है, हम भी चल कर के देखते हैं। और वो भी जब यह पता चले कि एक छोटी सी दुकान और उस छोटी सी दुकान पर इतनी ज़्यादा भीड़, तो वहाँ पर
कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता बढ़ जाती है। तो मियाँ चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। इसका बताने का उद्देश्य, मतलब बीड़ी बताने का मतलब ये थोड़ा सा समाज की तरफ वो इंडिकेट कर रही हैं, समाज के बारे में बता रही हैं कि लोग अपनी आदत से, जो उनका धूम्रपान करने का है, वो पीछे नहीं हटे। वो एक तरफ तो कुशल थे, कुशल मसीहा नानबाई थे, दूसरी तरफ वह किसी एक विशेष आदत के आदती हो गए हैं। ये बताने का उद्देश्य यह है कि लोग कौशल रखने के साथ साथ थोड़ी कमियां भी होती हैं। लेकिन आगे क्या, मौसमी की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। देखिए कितने अच्छे शब्दों से उन्होंने उनके व्यक्तित्व को बताया है। क्या, मौसमी की मार से पका चेहरा, मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने कार्य को करते हुए उसी में पूरी तरीके से इतना ज़्यादा निपुण हो गया, इतना ज़्यादा रम गया है कि उसको अपने सौंदर्य का जरा भी ध्यान नहीं है, वो केवल और केवल अपने कार्य को प्रधानता दे रहा है। आगे, आँखों में काइयाँ भोलापन, मतलब ये कि थोड़ा सा सीधे साधे नहीं हैं, थोड़े सीधे हैं। तो अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनका कर्तव्य है, उसके लिए तो भोले हैं, लेकिन अगर कोई उनसे कुछ इतर होकर के बातें करता है तो उसको जवाब देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। आगे, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, मतलब ये कि वो उनका जो पेशा था उस पर वह इतने रम गए थे, उसमें इतने रम गए थे कि वह कारीगर होते हुए अपने पेशे को कारीगर हो करके इतने अच्छे से निभा रहे थे कि शायद ही कोई समझ पाए कि ये इनका जो पेशा था इससे इनको जरा सा भी हिचक महसूस होती होगी। आगे, हम गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए, मतलब ये कि उनको ग्राहक समझ करके मियाँ साहब का बोलने का तरीका क्या, फरमाइए मतलब कहिए क्या आदेश है। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। लेखिका ने उनसे कहा, आपसे कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपके पास समय हो तो हम आपसे पूछें। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से, पंचहजारी अंदाज का मतलब 5000 सैनिकों के मालिक से होने से, मतलब ये कि उनके पास थोड़ा सा गर्व था, थोड़ा सा उन्होंने ऐसे देखा और फिर कहा, क्या निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, मतलब बोलने का तरीका उन्होंने बदला अपना और क्या कहा, कहिए आपको पूछना क्या है। ये बोलने का एक तरीका है कि मियाँ साहब जो थे वह सीधे नहीं थे। ये काइयाँ भोलापन यही है, जो ये काइयाँ भोलापन यहाँ आया है इसका मतलब ये यही है, कहिए आपको क्या पूछना है, क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारन बीस मतलब मियाँ साहब को पत्रकारों से बहुत ज़्यादा चिढ़ रहती थी। जो अखबारन बीस का मतलब जो समाचारों से ताल्लुक़ रखता हो, जो क्योंकि उनको यह लगता था कि समय समय पर हाँ, तो ये अखबार नवीस मतलब जो समाचार पत्रों से ताल्लुक़ रखता हो, पत्रकार को हम कह सकते हैं। तो मियाँ साहब को थोड़ा सा पत्रकारों से चिढ़ होती थी, इसलिए होती थी चिढ़ क्योंकि पत्रकार जैसे ही उनके पास पहुंचते थे तो वह तरह तरह के प्रश्न पूछते थे कि आप नानबाई क्यों कहलाते हैं, आपने ये पेशा क्यों अपनाया, आपको इसको काम करने में कितनी रुचि है, आप इसी को क्यों कर रहे हैं, आप ये हुनर सीखे कैसे, आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं। तो तरह तरह के प्रश्नों से वह ऊब चुके थे। इन प्रश्नों से वह बचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत उनका शक हो गया कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हैं, मतलब आप पत्रकार तो नहीं हैं, आप पत्रकारिता के पेशे से तो नहीं आ रहे हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है। वही मतलब ये कि वो जो समाचार पत्र के समाचार इकट्ठा करने वाले पत्रकार होते हैं, वो जिस तरीके से खोज करते हैं, खोज करके उनसे बातें पूछते हैं, तरह तरह के प्रश्न करते हैं, उससे उनको चिढ़ होती है। और इस तरह के प्रश्नों को पूछने की जो कला है उसको खुरापात कहते हैं। मतलब ये कि ये उसको गलत संज्ञा दे रहे हैं, उनकी नज़र में यह परेशान करने की एक स्किल है। क्या हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले,
दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। मतलब ये कि यह दोनों से ही चिढ़ रख रहे हैं, दोनों से ही चिढ़ते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म मतलब तरीका। आपने ये तरह तरह की रोटियाँ बनाने का तरीका आपको कहाँ से पता चला। तो ये प्रश्न पूछते हैं। इसको जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, अपने शब्दों को चयनित ठीक से करके व्यवस्थित तरीके से जब हम लिखेंगे तो उसका सारा ये उसका सही तरीका व्याख्या अपने शब्दों में, ये जो नीचे लिखा गया, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही बातें यहाँ पर नीचे लिखी गई हैं। जिसमें कि लेखिका के मना करने पर उन्होंने लेखिका से प्रश्न पूछने को कहा। मतलब जब लेखिका को लगा तो लेखिका ने मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, क्या पूछना है आपको। इस पर लेखिका प्रश्न पूछती हैं कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियों को बनाने का हुनर कहाँ से सीखा। ये इतना उनके पास इस तरीके का हुनर कहाँ से आया। आगे चलते हैं। आगे, मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। मतलब आँखों के कंचे मतलब ये आँख की पुतलियों को कहा गया है। मतलब उन्होंने बहुत कड़क नज़र से देखा, बहुत आँखों को फैला करके देखा। किसको? लेखिका को। किसने देखा? मियाँ साहब ने देखा। क्या कहा फिर तरेर कर बोले। तरेर कर बोलने का मतलब है कि थोड़ा सा उनका जो व्यवहार था वह क्रोधित ना होकर के, लेकिन क्रोध जैसा वाला ही बन गया था। उन्होंने क्या कहा? क्या मतलब? पूछिए साहब। नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। थोड़ी सी उनको मतलब वो पत्रकारों से तो परेशान रहते ही थे, ये प्रश्न उनका पत्रकारों जैसा ही था लेखिका का। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप बताइए, आपको ये नहीं पता है कि जो कार्य कर रहा है वो सीखने कहीं और जाएगा, वो तो वहीं सीखेगा ना। आगे, क्या नगीना साज के पास। ये नगीना साज का मतलब ये जो मोतियों के कारीगर होते हैं, ठीक। आगे, क्या आईना साज के पास, मतलब जो दर्पण बनाता है, जो शीशे का कार्य करता है। साज मतलब साजने वाला, तो कारीगर की बात आई। मतलब क्या वो मोतियों को बनाने वाले के पास जा कर के सीखेगा, क्या वह शीशे का कारोबार करने वाले के यहाँ जा कर के सीखेगा, या फिर वह मीना साज के पास जा कर के सीखेगा, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो तेली तंबोली वाला शब्द आया है, थोड़ा सा हिंदी का क्षेत्रीय शब्द है जो कि बोलचाल की भाषा में आता है, कि व्यवसाय को लेकर के कहा गया है। तो उन्होंने एक प्रकार से व्यंग किया, व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने लेखिका से पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आपसे आपके सामने कार्य कर रहा है वो कार्य सीखने किसी और जगह जाएगा, किसी और व्यापार, किसी और पेशे वाले के पास जाकर के सीखेगा। वो सीखेगा तो अपने ही व्यवसाय से संबंधित लोगों से, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी और के पास जाकर के सीखेगा। आगे क्या फरमा दिए साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। फिर थोड़ा सा नम्र तरीके से कहते हैं, क्या क्या आप पूछ लेते हैं, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है, इसको तो हमें करना ही है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा, मतलब अगर आप तरीक़ों को जानना चाहते हैं, हुनर को जानना चाहते हैं कि हमने इसको कैसे इतना अच्छे से बनाना सीख लिया, तो ये आपको मैं बताऊंगा अपने वालिद उस्ताद से ही। तो ये इन्होंने अपने पिताजी से सीखा था। तो अपने पिताजी से सीखा मतलब यह कि हम घर से ना निकले, ये वालिद मतलब ये है, वालिद मतलब पिता, ठीक। और उस्ताद थोड़ा सा सम्मान देने के लिए वो प्रयोग किया गया है। हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के
मुट्ठी पर, मतलब ये कि पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके बाद हमने ही सारा कार्यभार संभाला, तो हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखने के में मदद मिली और हम जो नहीं जानते थे वह भी सीख गए। आगे फिर कहते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी में गुम हो गई। पिताजी की याद आने के बाद थोड़ा सा द्रवित हो गए, थोड़ा सा दुखी हो गए और उन्होंने फिर अब आगे की बात बोली। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। मतलब ये कि थोड़ा सा पिताजी की बातें कर रहे हैं, अपने पिताजी को याद करके भावुक हो गए। और फिर हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मतलब इनके जो पिताजी थे वह फेमस थे, प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे? मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। ये उनके पिताजी का नाम था, वो इसी नाम से प्रसिद्ध थे और उनका भी काम यही था, रोटियां बनाने का। आगे, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। ये अपने पिताजी और अपने दादाजी की बात बता रहे हैं। तो ये नानबाइयों के मसीहा इसीलिए कहे भी जाते हैं क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस पेशे को करते आ रहे थे। और इनके जो दादाजी थे वह भी मशहूर थे, इनके पिताजी जो थे वो भी मशहूर थे। तो उन्हीं से सीखते हुए यह भी, क्योंकि थोड़ा सा ख़ानदानी पेशा होने की वजह से कुशलता ज़्यादा आ गई थी उनमें। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, थोड़ा सा पूछते हैं। फिर नसीहत काहे की? मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मतलब ये कि काम जो है वह जितना ज़्यादा हम करते हैं उतना ज़्यादा कुशल होते हैं, ना कि किसी के बताने से या कहने से। आगे, बजा फरमाया, बजा मतलब बातें की, आगे फरमाया है सही कह रहे हैं मतलब। पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। ये वही, इसीलिए मियाँ जी परेशान होते थे। ऐसे प्रश्न पूछ पूछ करके उनको हर कोई परेशान कर देता था। कुछ प्रश्न ऐसा है उन्होंने भी पूछ लिया। तो ये इस पर थोड़ा सा, ये इसकी जो व्याख्या है, इसका जो शब्दों को ठीक तरीके से व्यवस्थित करके जब हम लिखेंगे तो वो ये है कि कैसे उन्होंने क्या बातें कही। और ये पूरा इतना बड़ा जो आपका पूरा ये अनुच्छेद है, इसका हम जब छोटा करके लिखें तो सारांश इसका ये होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे फिर कहते क्या है, नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे और गला साफ किया, क्योंकि वो बीड़ी पी रहे थे जब वो उनके पास गई थी। आगे, और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए हो देते हैं। अगर आपको सच में कुछ पूछना ही है तो मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। अब मुझे ये लग रहा है, मतलब मियाँ नसीरुद्दीन जी का जो कहने का तरीका था उससे पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि अब उनको ये विश्वास हो गया है कि ये कोई और नहीं, वही अखबार नसीब हैं, मतलब अखबार नवीस हैं। और उन्होंने ही जब शुरुआत में प्रश्न किया तभी जान गए थे। अब ये पूरी तरीके से कन्फर्म हो गए कि ये कोई और नहीं, ये पत्रकारिता जगत से आए हैं और इनका काम ही यही है कि तरह तरह के प्रश्न पूछ करके मुझे परेशान करना। अब मैं इनके सारे प्रश्नों का पहले उत्तर दे दूं, उसके बाद ही कोई कार्य करूं। क्या कहते हैं, आप जानो। अब समझाना शुरू करते हैं कि कैसे ये इस हुनर को सीखे, रोटी बनाने की कला जो थी उसको ये कैसे सीखे। उसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किसी विद्यालय में जब कोई पढ़ने जाता है तो कैसे वह पढ़ाई सीखता है, उसका उदाहरण देकर के यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। मतलब एक जो जो अध्यापक पढ़ाता है शुरुआत में, जो सिखाया जाता है, जो शुरुआत में सीखने वाला होता है वो वही बोलता है, वही सीखता है। आगे, इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप
परवान करता है। समझे साहिब, मतलब ये कि बता रहे हैं कि ये सब बातें करते हैं, अगर बीच में कहीं गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा दंडित भी किया जाता है। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते हुए मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों। ये बातें करते ही थे, मतलब लेखिका से बातें चल ही रही थी। इसी बीच उन्होंने देखा कि दुकान के सामने से कोई गुजर रहा है, घर के सामने से कोई गुजर रहा है। उसको दूर से ही आवाज़ दिए कि आप सुबह कहे थे लेकिन आप आए नहीं। इससे ये पता चलता है कि मियाँ जी कार्य करने के साथ साथ उनको कार्य करने में जितने कुशल थे उतना ही लोगों का ध्यान भी रखते थे कि उनसे कोई कौन सी बात किया था, कब किया था, पूरा उनको ध्यान रहता था कि अगर किसी ने ये बात कही थी तो वह उनसे फिर दोबारा आकर के क्यों नहीं कहा, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्या मेरे बोलने में कोई ऐसी कमी रह गई या मेरे व्यवहार में कमी आ गई जिससे लोग मुझसे थोड़ा दूरी बना रहे हैं। ये यहाँ पर उनका भाव झलकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पर मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। जिससे उन्होंने प्रश्न किया था कि आप आए नहीं, वो बताते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि मुस्कुरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा। अब ये बता रहे हैं कि जब आप किसी जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए बच्चे को, ये मदरसा क्या होता है, ये मदरसा शिक्षा प्राप्त करने का एक स्थान होता है मुस्लिम समुदाय का, जहाँ पर उनको उनके धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है। उनके धर्म के जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनको उर्दू पढ़ने में सहायक होते हैं, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। और जा बैठा तीसरी में। बता क्या रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है जो पहली क्लास, दूसरी क्लास ना पढ़ करके डायरेक्ट तीसरी क्लास में जाकर के बैठे, तो हमें आप पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का मतलब वही क्लास। ये डायरेक्टली कैसे क्लास 3rd में पहुंच गया। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमें पर दागते रहे का मतलब ये कि वो लेखिका उनसे प्रश्न करने गई थी, लेकिन लेखिका के उत्तर देने के साथ साथ वह लेखिका से ही प्रश्न कर बैठे कि आप बताइए, आप मुझसे ऐसा प्रश्न कर रही कि आप किससे सीखे, आप किससे इस हुनर को सीखते हुए आए, कहीं जा कर के आप किसी संस्थान से शिक्षा लिए। इसको बताने के बजाय वह उनको उदाहरण देते हुए उन्हीं पर प्रश्न पूछने लगे कि आप बताइए कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो आप बताइए ये क्या उचित है। कोई डायरेक्टली 1st 2nd ना पढ़ करके क्लास 3rd में डायरेक्टली पढ़ता है तो ये क्या संभव है? नहीं। इसके पीछे उनका कहने का उद्देश्य ये था कि कोई भी सीखता है तो शुरुआत से ही सीखता है, ना कि डायरेक्टली वो आगे बढ़ जाता है। मतलब ये कि कहीं से भी कोई सीखना शुरू करता है तो शुरुआत होगी। हर कोई शुरुआत में केवल प्रशिक्षण प्राप्त करता है, बाद में फिर धीरे धीरे उसमें वह पारंगत हो जाता है। यह बात मेरी समझ के बाहर है। लेखिका परेशान हो गई। क्या? ये इसके बाद उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया उसी का लिखित रूप आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है तालीम की तालीम, तो तालीम का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करने से। ठीक, जो हम स्कूलिंग करते हैं, मतलब है कि किसी हुनर को सीखने के लिए लिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान कैसे शिक्षण हुआ, ये तालीम मतलब। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक व शिक्षा दोनों गुणवत्तापूर्ण होंगे तो प्रशिक्षण भी अच्छा ही होगा। यही बातें वहाँ पिछले उदाहरण के द्वारा मियाँ जी बता रहे थे। आगे चलते हैं।
इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे बातों से खिलखिला के हंस दिए। अब यहाँ पर लेखिका ने थोड़ा सा उनको नए नाम से उद्बोधित किया है। वो नाम क्या है? नानबाई मियाँ कल्लन के पोते, मतलब उनके दादाजी के बारे में बोलते हुए लेखिका कहती हैं कि इस बार थोड़ा सा जो मियाँ जी थे उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके क्या कहा उन्होंने? हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्ठी बनाना ना सीखते, भट्ठी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मतलब ये कि जो शुरुआती चरण होता है कुछ भी कौशल सीखने का, अगर हम उसको नहीं पूरा करेंगे, उसको नहीं सीखेंगे, तो क्या हम डायरेक्टली उस हुनर को थोड़ी ना सीख पाएंगे। रोटी बनाने से पहले हमें बर्तन धोने आना चाहिए, हमें भट्ठी बनाना सीखना चाहिए जिस पर रोटी हम पकाते हैं, ऐसा। और भट्ठी को आँच देना मतलब उसके जो भट्ठी बनती है उसके अंदर जो आग जलाई जाती है जिससे कि रोटी पर पूरी तरीके से ताप आए और रोटी अच्छे से पकाई जा सके। आगे फिर बड़े ही अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है ना साहिब, माना। मतलब ये कि जो शिक्षण मिलता है, जो प्रशिक्षण मिलता है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है और जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसकी भी प्रशिक्षण हमें ज़रूर मिलना चाहिए। आगे मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। थोड़ा सा लेखिका ने अब अपनी बात पूछना चाहती थी वो, और मियाँ जी अपनी ही बात शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर लेखिका पीछे हो गई थी, मियाँ जी खुद एक पत्रकारिता वाले सवाल करना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ लेखिका थोड़ा सा उनको अपना उत्तर जानने के लिए उनको प्रश्न की तरफ ले जाना चाहती है। क्या कहती है कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। मतलब ये कि लेखिका अब अपने प्रश्न पर फिर से आना चाहती है क्योंकि वह देख रही है मियाँ साहब उनको खुद ही प्रश्न पूछ करके पीछे कर रहे थे। तो मियाँ ने घूरा, मतलब थोड़ा सा क्रोधित ना होकर के लेकिन क्रोध वाला व्यवहार दिखाते हुए क्या कहते हैं, बहुतेरे पर खानदानी नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा लेकिन खानदानी नहीं देखा। तो मतलब ये यहाँ पर मियाँ जी जो थे नसीरुद्दीन जी, वो अपने लिए थोड़ा सा प्रभावित तरीके से बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ बहुत सारे कारीगर हैं लेकिन कोई खानदानी नहीं है। खानदानी का मतलब उनके पास अलग से कौशल है, वह सीखते जो आए हैं, वो प्रसिद्धि जो पाई है पूर्वजों से पाई है, और वो प्रसिद्धि यही है मेरी कि आप देखेंगे और जो है वो खानदानी नहीं है, मैं खानदानी हूँ। मतलब ये कि मैंने उस पेशे को निभाया है और हम उसको क्रमशः जब आगे ले जा रहे हैं तो शायद ही कोई होगा जो मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। आगे सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा। थोड़ा सा व्यंग, मतलब ये थोड़ा सा विनोद करते हैं, लेखिका को थोड़ा सा उदाहरण देते हुए विनोद करते हैं, हंसते हुए। देखिए बहुत लेखिका को अचंभे में डालने के लिए कैसा ये उदाहरण दे रहे हैं। देखिए अपने पूर्वजों का क्या कहते हैं, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो क्या। बादशाह की बात की गई, मतलब राजा के। अब ये बता ये रहे हैं कि इनके जो पिताजी थे, जो इनके पूर्वज थे, पिताजी और इनके दादाजी में से कोई एक, वो बादशाह के मतलब राजा के यहाँ कार्य करते थे। ये अपना बड़प्पन बता रहे हैं, मतलब अपनी तारीफ़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि आपको खानदानी नानबाई मिलेगा नहीं, और मैं ऐसा खानदानी नानबाई हूँ कि जिनके पूर्वज राजाओं के यहाँ काम कर चुके हैं, और राजाओं के यहाँ काम करने का मतलब ये है कि उनके अंदर कार्य करने की कुशलता बहुत अधिक थी। क्या
हुक्म कीजिए जहाँपना, बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। देखिए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन देखिए कैसे कह रहे हैं, अपने पूर्वज की तारीफ कर रहे हैं कि बादशाह ने कहा ऐसा कोई व्यंजन बनाइए कि जो ना आग से पके और ना पानी से। तो होता क्या है, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। मतलब बता रहे हैं कि बनी ही नहीं। लेखिका ने जब पूछा कि क्या ऐसा बन पाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा खिलखिला कर कह रहे हैं, बनी ही नहीं, बादशाह ने खाया भी और खाने के साथ साथ उसकी बहुत तारीफ भी की, सराहा भी। आगे क्या, लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खासी चीज़ होगी। तो लेखिका भी कम नहीं, लेखिका तो प्रश्न पूछने गई ही थी, तो लेखिका ने तुरंत अगला प्रश्न पूछ लिया, क्या? तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर वो ऐसी चीज़ रही होगी जो कि कुछ नया रहा होगा। और वह पकवान क्या था, कोई ख़ास चीज़ जो थी उसका नाम क्या था, हमें भी बताइए, हम भी तो जाने कि ऐसा क्या था जो आपके पूर्वज बादशाह को बना करके खिलाए थे। क्या कहते हैं? ये जो ऊपर बातें की गई हैं उसी का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर, जब हम जो अभी हमने बोला आपको एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से शब्दों को ठीक तरीके से चयनित करके लिखा गया। क्या? ये वो जो मैंने बात बोली कि फिर वो अपने बुज़ुर्गों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बना करके खिलाइए जो न बने, आग से न पके न पानी से बने। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। जैसे ही लेखिका ने प्रश्न पूछा, क्या पूछा, कि क्या थी वो ऐसी चीज़ जिसको आपके पूर्वज बनाए थे, आपके जो पिताजी और दादाजी बनाए थे, वो ऐसी क्या चीज़ थी, हमें भी तो बताइए। तो क्या कह रहे हैं, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। रुखाई से मतलब थोड़ा सा कड़क आवाज़ में क्या बोले, या हम ना बतावेंगे, मतलब थोड़ा सा डाउन हो गए। क्या? बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मतलब ये कुएं में रोटी पकाना आसान काम है? संभव नहीं है, क्योंकि कुएं में आग नहीं जलती, कुएं में तो पानी भरा होता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि बिना आग के भी रोटी पकाई जा सकती है। ये अतिशयोक्ति की गई है, जो संभव ना हो उसको भी संभव बताया जाए, और वो तब जब किसी की प्रशंसा की करने के लिए वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है। तो अतिशयोक्ति यहाँ पर भी है। क्या? वही कह रहे हैं कि कुएं में भी पका लेते थे। और क्या, कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। अब बताइए, थोड़ा सा और ज़्यादा तारीफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या? कि कहावत भी वैसी है जो हमारे पूर्वज पर बैठती हो। कहावत के लिए पूर्वज नहीं थे, पूर्वजों के लिए कहावत बन गई। आगे क्या है, मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत या सच्ची भी है कि लेखिका ने टोक दिया। क्या यह बात सही है? क्या कहते हैं, मियाँ ने तरेरा, थोड़ा सा फिर आंखें टेढ़ी करके बोले। क्या बोले? और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? थोड़ा सा वही, झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? मतलब ये कि ये बातें झूठ नहीं है, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बोल भी देते हैं, क्या? आँच से पकती है, झूठ से नहीं। सिर हिलाया पड़ा, सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं, मतलब सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सत्य है। ये बातें यहाँ पर हमने जो अभी एक्सप्लेन किया वही हम यहाँ थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख करके, आप इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा ये सही होगा। आगे, इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। ये सब बातें हो ही रही थी कि तब तक मियाँ ने फिर किसी और को बुलाया। बुलाया किसको? मियाँ रहमत इस वक्त किधर को, मतलब पूछ रहे हैं कि मियाँ रहमत जी आप कहाँ जा रहे हैं? क्या? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। मतलब रुमाली क्या है?
ये रुमाली जो है रोटी का एक प्रकार है, ये रोटी का एक प्रकार है। ठीक, तो क्या कहते हैं, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और, क्या आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, आपको बताने के लिए थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। क्या, मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। लेखिका थोड़ा व्यंग कर रही है कि बीड़ी पीने के बाद उनको फुर्ती आ गई थी। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे, हम बात ही तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपसे जान लेने की बात कर रहे हैं। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। मियाँ जी क्या कह रहे हैं, उसमें भी देर नहीं है, जान भी चली जा सकती है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप, आपके प्रश्नों का जो चयन है आप करके जो आई हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि 70 की उम्र हो चुकी है, जाने में देर भी नहीं लगेगी, और अगर चले भी जाएंगे तो इसमें क्या हरज है। क्या कहते हैं, फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिताजी तो 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन क्या भरोसा, हम थोड़ा जल्दी ही चले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे, इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया, तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। फिर से नया प्रश्न पूछती है लेखिका। लेखिका का जानने का एक ही मकसद है कि क्या इनके जो पूर्वज थे उन्होंने राजा के यहाँ काम किया है, और अगर किया है तो कैसे, क्या उनका करने का तरीका था। क्योंकि लेखिका को ये पता करना था कि ये कैसे इतना ज़्यादा कुशलता प्राप्त किए रोटी बनाने में, वो भी तरह तरह की रोटियां बनाने में। क्या कहते हैं, मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना, आपसे मैं पहले बता चुका हूँ, फिर क्यों आप बार बार यही। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका फिर से नया प्रश्न। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। बाल की खाल निकालने का मतलब ये है कि बाल बहुत बारीक होता है, बाल बहुत ज़्यादा बारीक होता है, और बाल की भी खाल मतलब बाल से भी ज़्यादा बारीक कुछ होता नहीं, तो उसको हम अलग कैसे करेंगे। मतलब ये कि बात की भी बात कर रहे हैं आप, बातों को बहुत ज़्यादा बारीकी से क्यों पूछ रहे हैं। क्या कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है। जब बता दिए कि बादशाह के यहाँ काम करते थे तो यही इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है। आगे फिर कहते हैं, हम खिसियानी हंसी हंसे है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। लेखिका व्यंग्य कर रही है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कि अगर आप बता देते तो हम पता कर लेते उनके यहाँ कौन कौन थे आप, और आपके पूर्वज का नाम हमें पता चल जाता। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। मियाँ साहब हंसे और उन्होंने ऐसे कहा जैसे वह लेखिका के ऊपर ही व्यंग कर रहे हैं। आगे, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, बदल दिए इन्होंने, ये दिल्ली के बादशाह का नाम जानना चाहते। क्या उनका नाम कौन नहीं जानता जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से, बहादुर शाह जफ़र की कोई और। लेखिका पूछती है कि आप उनको बादशाह बादशाह कह रहे हैं, बहुत सारे बादशाह हुए हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं, आप किन की बात कर रहे हैं, बहादुर शाह जफ़र की या किसी और की। क्या कहते हैं, मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। मतलब थोड़ा सा रुष्ट होकर के बोलते हैं कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कोई चिट्ठी थोड़ी ना भेजनी है, आपको केवल जब बादशाह का नाम ही पता करना है तो यही नाम आप जान लीजिए। कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है, आपको अगर चिट्ठी भेजना हो तो सही नाम पता ज़रूर बताएं। ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ छोटे शब्दों में कम करके देखिए। लास्ट में इस प्रश्न का जवाब तो जरा चिढ़ कर देते,
वे कहते हैं कि वक्त को वक्त से किसी ने मिलाया है आज तक। खैर उस जो बादशाह का नाम था वो बादशाह सलामत, जहाँ पनाह बादशाह सलामत। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। मतलब ये कि उन्होंने उनकी तरफ देखा धीरे धीरे टकटकी लगा करके, और फिर वो कह रहे हैं अपने जो उनके साथ काम करने वाले थे, उनके जो सहायक थे, कि थोड़ा सा आप भट्टी में आग को आगे बढ़ाइए, हम काम पर आते हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे मन में आया, पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं। अब लेखिका का जो प्रश्न था उसका अगला क्रम बढ़ता है कि अब तक तो उनके पूर्वजों के बारे में जानना चाहती थी, और अब उनके जो आगे वाली पीढ़ी है उनके बारे में जानना चाहती हैं। क्या? फिर कहते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। लेकिन जब लेखिका को यह आभास हुआ कि यह उचित नहीं है इन प्रश्नों का जवाब पाना, इनसे इन प्रश्नों का ये जवाब दे नहीं पाएंगे या उचित नहीं है यह ऐसा प्रश्न करना, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी। तो यहाँ पर जो मियाँ जी थे वो बता रहे हैं कि केवल हमारे यहाँ काम ही नहीं करते, मेरी बात ही नहीं मानते, मैं इनको इनके अनुसार मजदूरी भी देता हूँ, और इसके साथ साथ 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, मतलब एक आटे की अलग मैदे की अलग। इन्होंने ये बताने का यहाँ प्रयास किया है कि मैं किसी भी कारीगर को जिसको यहाँ रखा हूँ उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता हूँ, उसकी मेहनत उसके परिश्रम के अनुसार उनको उनका जो भी बनता है उनका परिश्रम का, उनको उनका पारिश्रमिक ज़रूर देता हूँ। आगे, मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब मियाँ जी को ज़रा सा भी इनसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं ले रहे थे, और उन्होंने आगे बात बढ़ाया। क्या? बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब रोटियों के प्रकार है जिसको वह बना लेते थे। ऐसे ही वह 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, जिनमें से कुछ का नाम यहाँ लिखा गया है। आगे, फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो इनका का जो ये इस तरह का जो हुनर सीखे हैं ये, उनमें भी ज़्यादा क्या करें, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। मतलब ये कि रोटियों के प्रकार को बताते हुए बता रहे हैं कि ये उससे भी ज़्यादा बहुत बारीक होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, आप आइएगा और आपको हम ये रोटी ज़रूर खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कौंध गया। अचानक से मियाँ को कुछ याद आया। क्या? लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने। थोड़ी सी बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा उनको पिछला याद आ गया, किसी की याद आ गई, और वो देखिए थोड़ा सा पिछली बातों को याद करते हुए वर्तमान को तुलना करते हुए बता क्या रहे हैं, कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मतलब इन प्रश्नों से इतना परेशान हो गए लेखिका के कि वह कह रहे हैं कि आप मेरे हुनर की कद्र नहीं कर रही हैं, आपको केवल और केवल अपने प्रश्नों को जो आप लेकर आई हैं उनका उत्तर जानना है। आप ज़रा सा भी नहीं सोच रहे हैं कि इतना जो हुनर वाला कारीगर आपके सामने है, इतना ज़्यादा पारंगत आपके सामने उपस्थित है, आप उसकी कदर नहीं कर रही हैं। आपको तो बस तरह तरह के प्रश्न पूछने हैं। क्या कहते हैं? मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। बस करना क्या है, लोग आए खाए और चले गए, कद्र से किसी को कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा अब ये पूरा पाठ का एक्सप्लेनेशन हुआ, और इसका जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया,
जो हमने आपको एक्सप्लेन किया उसका ये आप देखेंगे व्यवस्थित तरीके से। ये अभी तक जो बातें हुई उसको हम व्यवस्थित क्रम से जब यहाँ लिखेंगे तो शब्दों को चयनित करके उसका ये होगा। और अब मियां नसीरुद्दीन अभी हमने इसका आप यहाँ व्यवस्थित तरीके से देखें। इसके बाद ये मियां नसीरुद्दीन जी का जो व्यक्तित्व है, थोड़ा सा शब्दों को बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ। तो आपने इस पाठ को पढ़ा। पाठ को पढ़ने के बाद आपके सामने जो पाठ में चर्चा की गई है, जो पात्र है, उसका कौन सा व्यक्तित्व आपके सामने आया है, इससे प्रश्न बन सकता है। तो कुछ ऐसा जो प्रश्न बन सके तो पाठ से संबंधित जो व्यक्तित्व चित्रण है वो ज़रूर पता होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए ये मियां नसीरुद्दीन जी का जो व्यक्तित्व है वो कैसा था, पाठ से देख करके हमें पता चला। क्या ईमानदार और सादगीपूर्ण थे, वो कर्तव्यनिष्ठ थे, अनुशासन प्रिय थे और संस्कारवान थे। मतलब बुजुर्गों का आदर करते थे और परंपराओं का पालन करते थे। इस बात से पता चला क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई जो उनके द्वारा प्रदान की गई जो भी पेशा था उनका, उन्होंने उसको अच्छे से निभाया और उसको आगे बढ़ाया। और आत्मीय का मतलब हर खुशी दुख में परिवार के साथ रहते, इसलिए सब उन्हें अपना मानते थे। ये इस बात का पता कब चलता है? इस बात का पता तब चलता है जब वह लेखिका से बात करते रहते हैं और बीच में ही जो बब्बन और जो मियाँ साहब थे वो उनके सामने से गुजरते हैं तो तुरंत उनसे पूछते हैं, करे सुबह नहीं आए थे आप, सुबह आए क्यों नहीं, आपको आना चाहिए था। अब इसके बाद जो ये आपके सामने कहानी है, जो संस्मरण है कहानी, क्या तो संस्मरण में कई जगहों पर कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनसे कि प्रश्न बन सकते हैं, उनकी व्याख्या पूछी जा सकती है। तो वो व्याख्या क्या क्या बन सकती है उसको आप देखेंगे और ये आपके CBSE के हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा आपके लिए। क्या कि गद्यांश क्या है? गद्यांश एक मियाँ साहब का रोब बच्चों पर कुछ ऐसा था कि हम उनकी डांट को भी दुलार समझते थे। तो ये लेखिका का कथन है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों पर उनका गहरा प्रभाव था। वे बच्चों को डांटते थे पर वह डांट कठोर नहीं होती थी, उसमें छुपा हुआ स्नेह और चिंता होती थी। ये जब वह कारीगर के बारे में बता रहे हैं कि कारीगर से उन्होंने कहा कि अब आइए और भट्टी में आग लगाइए, और इसके साथ साथ वो बताते हैं कि मैं इनको मजदूरी भी देता हूँ। ये सब उन बातों से पता चलता है। और लेखिका क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उन लेखिका ने देखा कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगला, रसोई उनका किला था और वे उसके बादशाह। अगर ऐसा कहा जाए कि रसोई उनका किला था और उनके बादशाह, तो कैसे? इस वाक्य से मियाँ साहब की रसोई पर पकड़ और अधिकार झलकता है। कैसे? वे रसोई में बेहद निपुण थे और भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि परिवार की सेहत और स्वाद का हिस्सा मानते थे, जिम्मा मानते थे। किला और बादशाह जैसी उपमाएं इस बात को दर्शाती हैं कि रसोई पर उनका पूरा नियंत्रण और सम्मान था। यह पंक्ति उनकी कार्यकुशलता और जिम्मेदारी को उजागर करती है। आगे, वे घर के हर छोटे बड़े काम में ऐसे शामिल रहते जैसे घर के बुजुर्ग सदस्य हों। तो इससे क्या पता चलता है? वे केवल रसोइयों तक सीमित नहीं थे, वह त्योहारों, मेहमानदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारियों के समय, मतलब सबसे मिलजुल करके रहते थे, सबसे आत्मीयता का भाव रखते थे। आगे, उनकी बोली में अपनापन था, डांट में भी मिठास और व्यवहार में गहरी निष्ठा। ये किस बात से पता चलता है? ये कब पता चलता है? तो ये तब पता चलता है। कैसे? उनकी भाषा कठोर नहीं थी बल्कि आत्मीय और स्नेहमयी थी। वह डांटते भी थे तो थोड़ा सा विनोद भाव में। उनकी डांट बच्चों के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन का साधन थी। इस अंश से उनके व्यक्तित्व का सुंदर पहलू सामने आता है, निष्ठा और आत्मीयता, स्नेह का संगम। अब इसके बाद पूरा जो इनका नसीरुद्दीन जी का, मियाँ साहब का जो उनका व्यक्तित्व था, उसका अगर हम सारांश बताना चाहें तो वो सारांश क्या होगा? क्या था? मियाँ नसीरुद्दीन एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण थे।
उनका जीवन सादगी और ईमानदारी का प्रतीक था और वे परिवार के बच्चों को अनुशासित रखते थे, बुजुर्गों का आदर करते और हर कार्य पूरी निष्ठा से निभाते। उनकी डांट में स्नेह था, उनकी बोली में अपनापन था और वो उनके व्यवहार में गहरी निष्ठा थी। वे केवल रसोइये नहीं बल्कि पूरे परिवार के आत्मीय सदस्य थे। उनके बिना घर अधूरा लगता था। ये पारिवारिक माहौल को ठीक करने के लिए उनको परिवार का एक सदस्य मानते हुए उनका व्यक्तित्व चित्रण करेंगे। उनके व्यक्तित्व का सारांश ये हुआ और उम्मीद है कि आपको ये पूरा पाठ का विश्लेषण, पाठ का सरल शब्दों में आपके सामने जो मैंने व्याख्या प्रस्तुत किया है पाठ की, वो आपको समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको संस्मरण, आत्मकथा के बारे में भी पता चलेगा और ये जो संस्मरण आपके सामने उपस्थित है, आपके पाठ में जो दिया गया है, उसका आपको सही शब्दों में विश्लेषण भी मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इससे अच्छे से समझ पाए होंगे। जो भी बातें समझ में ना आई होंगी उनको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम विचार करके आपके सामने उसको ज़रूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।